अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 की एक्सरसाइज देखेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। सो लेट्स जस्ट सी के हम सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जी, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हमारा जो पहले वाला एमसीक्यू है ये हमारे पास सिलेबस में शामिल भी नहीं है। सेकेंड वाले एमसीक्यू पे आते हैं, कहते हैं इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। आपने बताना है सल्फर हमारे पास कहाँ से आती है और जिसकी वजह से सल्फर ऑक्साइड जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर में आता है। ये हम लोग ने एसिड रेन के टॉपिक में पढ़ा था। ये देखें, ये जब हमने एसिड रेन पढ़ी थी तब उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो फोसल फ्यूल्स होते हैं, फोसल फ्यूल्स बच्चे उसको बोलते हैं कि जो कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, ये इनको फोसल फ्यूल्स कहते हैं। आप कोयला को जलाते हैं या तेल को या पेट्रोल को जलाते हैं तो उनसे हमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो हमें ऑब्टेन होती है, मतलब ऑक्सीजन सल्फर के ऑक्साइड्स। क्यों? क्योंकि बच्चे फोसल फ्यूल्स में ना हमारे पास सल्फर मौजूद होता है, तो इसलिए जब फोसल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो हमें ये गैसेज ऑब्टेन होती हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फोसल फ्यूल्स को, फोसल फ्यूल्स याद रखिएगा, इसमें कोल भी आ जाएगा, मतलब कोयला भी, पेट्रोल भी, और गैस जो आपके घरों में आती है ना, नेचुरल गैस, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो कहते हैं फोसल फ्यूल्स में सल्फर मौजूद होती है, इसलिए इनको जलाने से आप इनके सल्फर ऑक्साइड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, कंबस्शन ऑफ फोसल फ्यूल, के फोसल फ्यूल्स को जलाने से। आगे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज बाय द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब हमारे पास बच्चे पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें पौधे जो अपनी खुराक तैयार करते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह तैयार करते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, तो हम कहते हैं वहाँ पे कौन सी गैस जो है वो कम होती है बच्चे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अमल में ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में कम होना। अच्छा, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना, कि पौधे जो है वो सूरज की रोशनी में ना अपना खुराक तैयार कर रहे होते हैं। तो इस दौरान जो वो गैस इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार कम हो जाएगी। बच्चे जो फोर्थ वाला एमसीक्यू है ये कटिंग हुआ है। फाइव वाले पे आ जाते हैं, कहते हैं विच ऑफ पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जो हमारे पास स्मोक आ रही है, पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कौन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बच्चे? सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं ना वो या तो एज लोग होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, ये दो लोग एज ग्रुप के लोग जो है ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इन विच एरिया देयर इज अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसिड रेन। बच्चे एसिड रेन कहाँ पे होगी? जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी होंगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, तो वहाँ पे हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड हवा में जाएंगे तो वो हमारे पास एसिड रेन के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एसिड बनाएंगे। तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा होती है। और कहते हैं वाई स्मोक नॉट फेल्ट इन समर। समर गर्मी, आपको जो स्मोक आपने देखा होगा अक्सर हमें ना सर्दियों में नजर आ रही होती है, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी होती है, जिसको हम लोग स्मोक बोलते हैं। स्मोक का मतलब होता है दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक स्मोक का, धुएं का, और दूसरा फोक का। मतलब जब फैक्ट्रियों से या गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है, जब वो फोक के साथ मिल जाता है उसको स्मोक बोलते हैं। कहते हैं ये विंटर में क्यों देखने में आता है, समर में क्यों नहीं देखने में आता? कहते हैं समर में ना हमारे पास ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मीन के ऊपर हीट बड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो स्मोक है वो ऊपर उठ जाती है और वो हमारे पास हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है या हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो स्मोक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर मूव कर जाएगी, तो हमारे पास हमें नज़र नहीं आएगी, इसलिए हम ज़्यादा उसको फील नहीं करते। अच्छा, आठवां और नवां बच्चे ये दोनों एमसीक्यूज कटिंग हुए हैं। 10वें पे आ जाएंगे, कहते हैं विच गैस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फैक्ट्रियों और जो गाड़ियों वगैरह के धुएं से ना हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, वो जब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, मतलब एसिडिक रेन बनाते हैं। तो इसमें ऑक्साइड्स होंगे दोनों के, किसके? नाइट्रोजन के भी और सल्फर के भी। एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। पहले सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमने टॉपिक वाइज भी किए थे, लेकिन अब ओवरऑल भी पूरी एक्सरसाइज को हम डील कर लेते हैं। कहते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये हमने स्टार्ट वाले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में देखा था कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। ये देखिए, मैंने इन्वायरमेंटल एजुकेशन की ना आपको हाईलाइट करवाई थी डेफिनेशन के। बेसिकली जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होते हैं ये एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ये लोगों को सिखाते हैं, लोगों को कह लें, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आप लोगों ने माहौल को किस तरह से साफ सुथरा रखना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपने अपने माहौल को किस तरह से बेहतर बनाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें लोगों को या बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने प्रोटेक्शन किस तरह से अपने माहौल को साफ रखना है, उसका फ़ायदा क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये फॉर्मल, दो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल दोनों तरीकों से। फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें आप क्लासरूम में बिठा के पढ़ाते हैं बच्चों को, और नॉन फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें आप माहौल वगैरह से सीखते हैं, इर्द गिर्द से सीखते हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं, या फिर आप अगर एग्जैक्टली की बुक से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन आ जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं
अच्छा बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चंस में दूसरा तीसरा कटिंग पे है, चौथे पे आ जाए हमारे पास। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट्स द फॉरेस्ट, कि जंगलात वगैरह को किस तरह से वो या पौधों को किस तरह से एसिड रेन डिस्टर्ब करती है, तो वो भी हमने इसका आंसर में देखा था, इफेक्ट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो ये पेज नंबर 135 के ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर आपने इफेक्ट बताना है। बेसिकली एसिड रेन जो है वो डैमेज कर रही होती है वेजिटेशन को, मतलब प्लांट्स वगैरह को, या जो भी आप वेजिटेशन कर रहे होते हैं। वेजिटेशन का मतलब भी होता है कि हमारे पास प्लांट्स को बोला जाता है, बेसिकली ग्रीन ट्री को बोला जाता है, ठीक है। कहते हैं मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव, जब आप एसिडिक रेन होती है तो बच्चे प्लांट्स है उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती, वो ग्रो नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से अगर वो प्लांट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ प्लांट्स है ना उनकी रूट्स के साथ, जड़ों के साथ ना कुछ सॉइल उन्होंने इकट्ठी करके रखी होती है। अगर प्लांट्स ऐसे ऐसे खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो जो सॉइल उसके साथ अटैच हुई होगी वो पानी के साथ बहना शुरू हो जाती है, उसके बाद मजीद वहाँ पे प्लांट्स की किसी किस्म की ग्रोथ नहीं होती। तो ये हमारे पास इसके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। कि जहाँ पे एसिड रेन होती है ना, उस तरह से यहाँ पे प्लांट्स की बहुत ज़्यादा कह लें कि ग्रो होना बंद हो जाती है, तो ग्रोथ होना बंद हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो खत्म होना शुरू हो जाता है ऐसा ऐसा। तो आप इसके आंसर में ये भी लिख सकते हैं, की बुक से देखना चाहें तो वो भी एग्जैक्टली आप इसको देख सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं अगर आप वो देखना चाह रहे हैं। एसिड रेन जो है वो जो प्लांट्स के ट्रीज हैं उनको डैमेज कर रही होती है, जो रूट्स हैं उसको वीक कर देती है, और जो सॉइल है मट्टी है उसको एसिडिक बना देती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाती। तो आप ये वाला आंसर लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, जो हमने टॉपिक में किया था वो करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है पांचवा बच्चे, ये हम करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल बिकम डेंजरस, हमारे पास जो सल्फर है जो फॉसल फ्यूल्स में होती है वो किस तरह से डेंजरस होती है। बच्चे अगर फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाए तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर आपको बना के दे देती है सल्फ्यूरिक एसिड। लाइक हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास गाड़ियों वगैरह में पेट्रोल या फॉसल फ्यूल्स कहते हैं किसको है, पेट्रोल को बोलते हैं आप, कोयला को बोलते हैं आप, नेचुरल गैस को बोलते हैं, तो कहते हैं ये जो हम लोग गाड़ियों में या फैक्ट्री वगैरह में फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं तो यहाँ से बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है। वो जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास पानी के साथ रिएक्शन करेगी ना, तो वहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो हमारे पास जनरेट करवाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास एसिडिक रेन जो है वो कॉज कर रही होती है। तो अगर आप इसका आंसर देखना चाहें तो वो हम इसका देख लेते हैं की बुक से, कि सल्फर जो होती है वो फॉसल फ्यूल्स में मौजूद होती है, लेकिन अगर फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है, जब वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलती है तो वहाँ पे एसिड रेन बना रही होती है, इसलिए ये डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, अगले दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, कंस्ट्रक्टेड पे आ जाए। कहते हैं हाउ इज द एक्सेस यूज ऑफ एंटी इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्मफुल फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए हमारे पास ये जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, इनका क्या नुकसान है। अच्छा, तो ये इसका आंसर है, कहते हैं जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं यूजुअली केमिकल्स होते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास अगर इनको पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो ये फूड के अंदर जो फूड चेन है उसके अंदर शामिल हो रहे होते हैं, और जब बर्ड्स उन्हीं फूड्स वगैरह को, उन्हीं सीड्स वगैरह को खाते हैं तो केमिकल्स उनके अंदर चले जाते हैं, या तो वो पॉइजन हो जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं, या फिर क्या होता है कि वो बर्ड्स की ना जो इम्यून सिस्टम होता है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके एग्स होते हैं वो उनके वो जो शेल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा थिन होंगे, बारीक होंगे, और उनकी आगे ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब उनकी नस्ल नहीं आगे चलती। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक तो ये है कि हमारे पास उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, रिप्रोडक्शन उनका जो है वो कम हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो जैसे वो खाएंगे तो वो वहीं पे उनकी डेथ हो सकती है, पॉइजन के तौर पे वो काम करेगा, एक ये सिचुएशन है। दूसरा ये कहते हैं कि जब हम लोग केमिकल्स का एग्रीकल्चर वगैरह पे स्प्रे करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनको परिंदे एज अ फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इंसेक्ट्स जो ऐसे ऐसे खत्म होना शुरू जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स को उनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो नहीं मैसर हो पाती, तो हम कहते हैं बेसिकली हम लोग उनकी नेचुरल डाइट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। लाइक ये हमारे पास बच्चे केमिकल्स जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स हम लोग इसको पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं, मतलब स्प्रे करवाते हैं, जब इन्हीं कह लेंगे पौधों के जो बीज वगैरह वो परिंदे खाते हैं, पहली बात कि उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो खत्म, मतलब कम हो रहा होता है। कैसे कि जो उनके अंडे होते हैं ना बच्चे, उनके जो शेल्स होते हैं, उनके जो ये वाले कवर होते हैं बहुत बारीक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब नस्ल नहीं आगे बढ़ती, या फिर ये होगा कि वो पॉइजनिंग की वजह से वो खुद ही मर जाएंगे। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरा ये कि ये जो इंसेक्ट्स छोटे छोटे हमारे पास होते हैं ना पौधों के ऊपर, जिनको परिंदे खा रहे होते हैं, अगर आप स्प्रे करोगे तो बच्चे यही नहीं होंगे, ये मर जाएंगे, तो उनकी खुराक अवेलेबल नहीं होगी परिंदों को खाने के लिए, तो हम कहते हैं कि आप उनकी नेचुरल डाइट को डिस्टर्ब करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अगले सारे क्वेश्चन हैं बच्चे ये ड्यू सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव के ये खत्म हो गए।
हम लोग कंस्ट्रक्टेड कर रहे थे बच्चे, पहला हमने किया कि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का क्या इफेक्ट होगा। दूसरा हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज ओनली 0.04%, कि हमारे पास परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन ये हार्मफुल क्यों है फिर इकोसिस्टम का मतलब है हमारे माहौल के लिए क्या है, क्यों नुकसानदेह। कहते हैं बच्चे हमारे पास अगर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन स्टिल अगर ये थोड़ी भी एक्सेस में होगा तो बच्चे ये क्या करेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्रिएट करेगा। मतलब हमारे पास अगर इसकी एक्सेस होगी तो ये कहते हैं ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बेसिकली हीट को ट्रैप करने का काम करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, उसको अंदर बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अगर हमारे पास आप फोसल फ्यूल्स वगैरह को जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। वो कह लें कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रोल, एक अहम रोल प्ले करती है कि जो हीट है वो उसको बाहर नहीं जाने देगी, उसको अंदर ही हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप करवा लेगी। तो हम कहते हैं हमारा जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो दिन ब दिन गर्म होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज आएगा। जिससे बच्चे गर्म होता जाता है तो ग्लेशियर्स वगैरह जो बर्फ पिघलना शुरू हो जाते हैं, बर्फ के जो बर्फीले पहाड़ है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाता है और हमारे पास सैलाब वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में सैलाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कहते हैं ये प्लांट्स वगैरह को भी, एनिमल्स वगैरह को भी डिस्टर्ब करवा देते हैं। ये एसिडिक रेन का भी एक कह लें कि कास बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से मरीन जो है, सब मरीन लाइफ की जो है वो हमारे पास जो पानी के अंदर रहने वाली आबी जिंदगी है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। लाइक बच्चे अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाहर ही नहीं जाने देगी हीट को एटमॉस्फेयर से, तो जो हमारे पास बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ना इस तरह से वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है समुद्र का बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है और जिसकी वजह से सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम कहते हैं ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं बच्चे बाकी ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कटिंग हुए हैं रिड्यूस सिलेबस में। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मर्जर पोल्यूटेंट्स। आपने पोल्यूटेंट्स के जो इफेक्ट्स है वो बताने हैं लाइफ के ऊपर। उसके लिए ना ये टेबल 10.02 हमने देखा था पोल्यूटेंट्स उनके हार्मफुल इफेक्ट्स, जिसको हमने डिटेल में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखा था। तो ये सारे इसके जो 7 पोल्यूटेंट्स और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ तक इसके आंसर में आ जाएगा। बाकी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कोई भी नहीं करने, इन्वेस्टिगेटिव भी बच्चे कोई नहीं करने। आज के इस चैप्टर की एक्सेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई हुई है, गिनती के 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड विच स्टिल कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।